इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर जाने से पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड ने अमेरिका पर राजनीतिक अधिकार स्थापित कर लिया। इंग्लैंड ने पूर्वी अमेरिका में, अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट था, पूर्वी अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए। और इन उपनिवेशों को समझने के लिए हम इनको, जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें उत्तर, दक्षिण और मध्य, इन 3 क्षेत्रों में बांटकर इनको कौन कौन से 13 उपनिवेश थे इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उत्तरी क्षेत्र में जो उपनिवेश थे वो थे रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स और कनेक्टिकट। इस क्षेत्र में प्योरिटन्स का बहुमत था और इन्हें न्यू ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता था। मध्य क्षेत्र में जो उपनिवेश थे वो थे मेरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और डेलावेयर। तो ये जो मध्य क्षेत्र था, जो अमेरिका का पूर्वी जो पार्ट था, उसका जो मध्य क्षेत्र था उसमें जो उपनिवेश थे ये शराब और चीनी के लिए प्रसिद्ध थे। ये क्षेत्र शराब और चीनी के लिए प्रसिद्ध थे। अब दक्षिणी क्षेत्र में जो उपनिवेश थे वो थे वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। इस क्षेत्र में कपास की खेती हुआ करती थी और यहाँ पे दास श्रमिक कार्यरत थे। तो ये जो पूर्वी अमेरिका में जो 13 उपनिवेश थे, यहाँ प्रत्येक उपनिवेश में एक प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी। इसे हाउस ऑफ बर्जेजेस कहा जाता था। इस प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक नगर से 2 प्रतिनिधि या बर्जेजेस जो होते थे उनको भेजा जाता था और इस प्रतिनिधि सभा पर ब्रिटिश गवर्नर नियुक्त किया जाता था। जिस समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अमेरिका का स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा गया, उस समय यहाँ की जनसंख्या 2 मिलियन यानी कि 20 लाख थी। ब्रिटिश सम्राट ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका में अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया, यानी सैल्यूटरी नेग्लेक्ट। तब तक ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका उपनिवेशों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम जो था वो 13 जो जिनकी चर्चा हमने की है उपनिवेश थे, उनके द्वारा इंग्लैंड की प्रशासनिक और आर्थिक नीति के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया वही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बना। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण क्या क्या थे? इसमें पहला जो कारण है वो है इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव। अमेरिका में ब्रिटिश वासियों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय मूल के लोगों की इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं थी। अमेरिका अलग अलग मूल के लोग आके अमेरिका बसा था, तो उसमें जो ब्रिटिश वासी थे वो तो फिर भी इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन अन्य यूरोपीय मूल के लोगों का इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। और जो ज़्यादातर ब्रिटिश मूल के वहाँ थे वो भी ज़्यादातर प्योरिटन्स थे, जो धार्मिक अत्याचारों के कारण इंग्लैंड से परेशान होकर यहाँ आकर बस गए थे। अतः इनके भी इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष सहानुभूति नहीं थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश न्यायिक अधिकारी अपराधियों को दंडित करने के लिए अमेरिका महाद्वीप पर भेज देते थे, तो इन अपराधियों की जो आने वाली पीढ़ी थी उसकी इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति, विशेष सहानुभूति इनकी भी इंग्लैंड के प्रति कोई नहीं थी। और इंग्लैंड और अमेरिका बीच में काफ़ी दूरी पड़ती है और यातायात के साधन कम होने के कारण लगभग 3000 मील की दूरी इनके बीच में थी। यातायात के साधन इतने फ्रिक्वेंटली नहीं थे, इस वजह से भी इनके बीच में इतना तारतम्य नहीं था। तो जो पहला महत्वपूर्ण कारण है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का वो है इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई अहस्तक्षेप की नीति, जो बता चुका हूँ कि इंग्लैंड की सरकार ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिकी उपनिवेशों में अहस्तक्षेप की नीति या सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की नीति अपनाई थी। तो ये जो 17वीं शताब्दी के अंत तक और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि उपनिवेशों ने अपना कार्य स्वयं करने की क्षमता और आत्मविश्वास पैदा हो गया था। वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे और इसीलिए उन्होंने मात्र राष्ट्र या इंग्लैंड के विरुद्ध कि जब उसका हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो उसके खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अगला महत्वपूर्ण कारण है सप्तवर्षीय युद्ध, जो 1756 से 1763 तक लड़ा गया। जब इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की चर्चा अगर करें तो जब इंग्लैंड अमेरिका पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर रहा था
उसी समय फ्रांस ने भी कनाडा और उत्तरी अमेरिका में कुछ उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। कनाडा और उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर ये 7 वर्ष तक जो युद्ध लड़ा गया, जिसमें दो मुख्य पार्टी अगर बात करूं तो इंग्लैंड और फ्रांस हैं, तो ये जो युद्ध लड़ा गया 7 वर्ष तक कनाडा और उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर, इसे ही सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, जो 1756 से 63 तक लड़ा गया। और 1763 में पेरिस की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ। और जो पेरिस की संधि थी उसके कुछ मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे कि कनाडा और उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। इंग्लैंड की विजय हुई थी, इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा था इस सप्तवर्षीय युद्ध में, तो कनाडा और उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। और इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा था उस समय, मतलब भारत में भी ये दोनों जो इंग्लैंड और इनकी यूरोप कंपनियां जो थी, इंग्लैंड और फ्रांस की जो व्यापारिक कंपनियां थी, वो भारत में भी उन्होंने उपनिवेश स्थापित करके भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो सप्तवर्षीय युद्ध के फलस्वरूप भारत में भी इनका सशस्त्र संघर्ष हुआ था। तो जो 63 की पेरिस की संधि हुई थी उसके फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी जो बस्तियां थी वो इंग्लैंड को मिल गई। अब 1759 में 1759 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आदेश जारी किया जिसके अनुसार प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि प्रत्येक उपनिवेश में एक प्रतिनिधि सभा होती थी जिसे हाउस ऑफ बर्जेजेस कहते थे, और प्रत्येक उपनिवेश से 2 प्रतिनिधि या बर्जेजेज इनमें भेजे जाते थे। तो 1759 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आदेश जारी किया कि प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा पारित अधिनियम अब अवैध होंगे, उनके द्वारा कोई भी जो अधिनियम पारित किया जाएगा वो अवैध होगा। और अब ब्रिटिश गवर्नरों की शक्ति में वृद्धि की गई। प्रत्येक प्रतिनिधि सभा पर ब्रिटिश गवर्नर नियुक्त होता था, उसकी शक्तियों को बढ़ाया गया। 1763 में ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश के द्वारा उपनिवेशों द्वारा पश्चिम में विस्तार करने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि कोई भी उपनिवेश अपनी पश्चिमी तरफ अपना एक्सटेंशन, अपना विस्तार नहीं करेगा। एक आदेश के द्वारा इसको रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय जो इंडियंस थे, जो अमेरिका के मूल जो निवासी इंडियंस थे, उनको भी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया गया। सप्तवर्षीय युद्ध में जो 56 से 63 तक लड़ा गया था, इसमें इंग्लैंड का बहुत भारी खर्च हुआ था और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ये सप्तवर्षीय युद्ध का खर्चा अमेरिकी उपनिवेशों से वसूल किया जाए। और अमेरिकी उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार को काफ़ी बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी और उसमें से लगभग आधी धनराशि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि वो उपनिवेशों से वसूल की जाए। और जब ये निर्णय लिया गया इसके संदर्भ में, तो इसके बारे में उपनिवेशों से कोई भी किसी भी प्रकार का सलाह मशविरा नहीं किया गया। तो इस प्रकार कहा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में एक मोड़ बिंदु था, मतलब एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद में इससे पहले का इंग्लैंड और अमेरिका के संबंध और इसके पश्चात सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात अमेरिका और इंग्लैंड के संबंधों में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में एक टर्निंग पॉइंट या मोड़ बिंदु कहा जाता है। अब इंग्लैंड की आर्थिक नीति की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इंग्लैंड की आर्थिक नीति एक, जैसा मैंने बताया कि सप्तवर्षीय युद्ध टर्निंग पॉइंट था, सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व की आर्थिक नीति और एक सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात की आर्थिक नीति। तो सबसे पहले हम सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व की आर्थिक नीति की चर्चा करेंगे। अच्छा, मात्र राष्ट्र के रूप में इंग्लैंड की जो ब्रिटिश उपनिवेशों से अपेक्षा थी वो ये थी कि उपनिवेश उसे कच्चा माल उपलब्ध कराएं, मात्र राष्ट्र के साथ में उपनिवेश कोई प्रतिस्पर्धा ना रखें और प्रशासन पर जो खर्च होने वाली राशि है उसका कुछ हिस्सा उपनिवेश भी दें। ये इंग्लैंड की अपेक्षाएं थी अमेरिकी उपनिवेशों से। सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व इंग्लैंड ने उपनिवेशों में कई कानून लागू किए जिनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हैं नौ संचालन अधिनियम। इसके अंतर्गत मैरिन लॉज 1651 1651, मैरिन लॉज 1663 1663 आदि थे। इन नियमों के अनुसार उपनिवेशों को आयात और निर्यात करने के लिए केवल ब्रिटिश निर्मित और ब्रिटिश संचालित जहाज़ों का ही उपयोग करना होगा। इसका एक प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ा कि अमेरिका का जहाज़ निर्माण उद्योग ठप हो गया और उसके समुद्री व्यापार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दूसरे जो अधिनियम हैं उन्हें औद्योगिक अधिनियम कहेंगे। इस ब्रिटिश व्यापार को लाभ पहुंचाने के लिए कई प्रकार के नए नए कानून उपनिवेशों में लागू किए गए। जैसे 1689 में ऊनी वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिश उपनिवेशों से ऊनी वस्त्रों का निर्यात नहीं होगा। 1732 में जो टोपियाँ, हैट्स, जो टोपियाँ होती हैं उनके निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और 1750 में लोहे के कारखाने लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
और तीसरे जो हैं, जैसे पहले नौ संचालन अधिनियम हुए, दूसरे औद्योगिक अधिनियम हुए और तीसरे हैं व्यापार अधिनियम। इसके अंतर्गत ये किया गया कि उपनिवेशों द्वारा कच्चा माल, तंबाकू, चीनी, चावल, लकड़ी, चमड़ा और नौसैनिक उपकरण केवल इंग्लैंड को ही निर्यात किए जा सकेंगे, अन्य किसी जगह अमेरिकी उपनिवेश इन वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सकेंगे। तो ये इंग्लैंड की आर्थिक नीति थी सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व। अब अगले वीडियो में हम इंग्लैंड की जो नई आर्थिक नीति जो सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात उसने अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति अपनाई, उससे अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे।